पीआईबी है एक्चुअली में है क्या कि ये सरकार की साइट होती है, यानी कि इसको हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं। यानी कि सरकार जो ऑथेंटिक जानकारी जो देती है वो पीआईबी के माध्यम से होती है। एक तो जानकारी होती है कि हमें अखबार के माध्यम से मिलती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है, या फिर हमें मैगजीन के थ्रू मिलती है। लेकिन होता क्या है कि पीआईबी जो है एक तरीके से सरकार का जो ऑथेंटिक है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन होता है, जहाँ से जो है जो अलग अलग चैनल है वो यहाँ से खबरों को उठाते हैं। तो ये सरकार के द्वारा इसको यानी कि प्रसारित किया जाता है। और जो हम आईएएस और पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं तो इस पर हम एक ऑथेंटिक जानकारी होती है, और इसी ऑथेंटिक जानकारी के रूप में जो एग्जामिनेशन पेपर में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो लगभग एक साल का एक तरीके से आप ये मान के चलिए ये एक करंट अफेयर्स है कि सरकार के द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं उसको हम उसका करंट अफेयर्स हम एक साल का कह सकते हैं। तो हम पिछले मई से लेकर जो अब तक का लगभग जो है पिछले महीने तक का पूरा पीआईबी के रूप में करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, और डेली आप लोगों की क्लास होगी। और इस क्लास में जो है लगभग 15 से 20 क्लासों में इसको फिनिश कर दिया जाएगा। और मैं आपके सामने डीके चौधरी, अब जैसे आप देख रहे हो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रयान की। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट बच्चों, देखिए ये जो चंद्रयान सेकंड है, आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान सेकंड था, एक बार आवाज साउंड को थोड़ी कम कर देता हूं, मेरी साउंड तो ठीक आ रही है ना आप लोगों के सामने। देखिए भारत जो है 5वां देश बन चुका था, यानी कि इजराइल, चाइना, रशिया और यूएसओ के बाद भारत 5वां देश था जिसने अपने चंद्रयान को स्टार्ट किया। हालांकि चंद्रयान की जो स्टार्टिंग थी वो 2008 में हुई थी, लेकिन सेकंड जो प्रयास, क्योंकि पहला प्रयास कामयाब नहीं हो पाया था तो सेकंड प्रयास किया, और 2019 में हमने फिर 22 जुलाई 2019 को फिर से चंद्रयान को भेजा। लेकिन ये भी पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जब जैसे ही ये चंद्रमा के सतह पे पहुंचने वाला था तो 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या है ये जो है इसका जो संपर्क है वो इसरो के साथ हट चुका था। और देन सतह पर पहुंचने की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें वहां तक कामयाबी हमें नहीं मिल पाई। तो अब तक जो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो सतह तक इनके जो चंद्रयान हैं जा चुके हैं, उनमें से चाइना है, रसिया है और अमेरिका है। हालांकि इजराइल का भी जो चंद्रयान था वो सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो चुका था, और 2019 में जब इजराइल ने अपना चंद्रयान भेजा था तो हमसे पहले ही वो एक प्रयास कर चुका था। लेकिन अब समझते हैं कि ये चंद्रयान है क्या। देखिए जैसे आप देख रहे हो कि ये चंद्रयान, मैंने सेकंड लिखा, तो चंद्रयान सेकंड का जो प्रयास किया गया वो 22 जुलाई ये 2019 को किया गया था। अब देखिए यहां पर देख लेते हैं हम, एक मिनट, अब ये किस संदर्भ में है एक बार इसको देख लीजिए। जो चंद्रयान सेकंड है, ये चंद्रयान सेकंड जो मिशन है अब तक के मिशनों से भिन्न है, और यह भारत का सबसे मुश्किल मिशन था। इस मिशन में क्या था कि 13 पेलोड थे, एक बार देख लीजिएगा। इस मिशन में 13 पेलोड थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और जिनमें से एक पेलोड अमरीकी एजेंसी नासा का भी था। तो अमरीकी एजेंसी का नाम क्या है? नासा है, और जबकि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? उसको हम इसरो कहते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां पर देखिए कि जो चंद्रयान सेकंड है, ये मिशन के सफल होने पर, अगर ये मिशन सफल हो जाता तो भारत दुनिया का 5वां देश बन जाता, जैसे रशिया, अमेरिका, चाइना और इजराइल। इसके अलावा यानी कि ये यहां पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं इसको, एक मिनट, हल्का सा छोटा करते हैं हम। इजराइल, तो रशिया है, अमेरिका है, चाइना है और इजराइल है। हालांकि यहां पर जो है, और ये 5वां देश बन जाता अगर हमें सतह पर पहुंचने के लिए जो है, अगर हम सतह पर चंद्रयान को भेज सकते यानी भेज पाते। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जब क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा कि चंद्रयान जो सेकंड हमने भेजा था 2019 में,
तो चंद्रयान भेजने में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। लेकिन सतह पर भेजने वाले जो देश हैं, यानी कि पूरी कामयाबी जिन देशों को मिली है उनमें वो रसिया है, अमेरिका है और चाइना है। हालांकि इजराइल और भारत जो है पूरे तरीके से चंद्रयान को भेजने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, और सतह से पहले ही कि या तो उनका संपर्क टूट गया है या वो ऑलरेडी यानी कि वो वहां पर क्रैश हो चुके हैं। ये सिचुएशन बनी है। एक बात और मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी बच्चे मेरे सामने जुड़ चुके हैं, यहाँ पर पीआईबी के थ्रू जो हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। क्योंकि होता क्या है कि जो आपके आईएएस के एग्जामिनेशन या पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं तो वहाँ पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है, और इसलिए पीआईबी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी बात, जैसे ही मैं कोई टॉपिक फिनिश करवाऊंगा तो हर टॉपिक के बाद आपको एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो ये ध्यान से पढ़ना। जैसे ये खबर आपकी खत्म होगी उसके बाद उसका क्वेश्चन होगा, फिर दूसरी खबर स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, तो इनका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर, हालांकि जो चंद्रयान सेकंड है ये 10 साल पहले, यानी कि आप ये मान सकते हो कि 2008 में ये जो है चंद्रयान फर्स्ट मिशन का जो एडवांस वर्जन है एक तरीके से ये, और फिर ये रख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इसको आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि इसमें टोटल जो पेलोड थे वो 13 पेलोड थे, जिनमें से जो आर्बिटर पर पेलोड लगे हुए थे वो 8 थे, लैंडर पर जो पेलोड बने हुए थे वो 3 थे, यानी कि जो भेजे जाते हैं, क्योंकि इसमें 13 पेलोड लगाए गए थे जो अलग अलग जानकारी के लिए भेजे गए। और रोवर पर जो पैलेट थे वो पैलेट कितने लगे हुए थे पेलोड, वो 2 थे, और जिनमें से इन 13 में से नासा का एक पैसिव एक्सपेरिमेंट उपकरण भी शामिल था। राइट। उसके अलावा हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ताकि दिखाई दे आप लोगों को, ये मैं थोड़ा सा छोटा किया है। अब देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसके। ये जो चंद्रयान सेकंड है, चंद्रयान जो सेकंड है ये मिशन 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश जो धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, और जिसके बाद से चंद्रयान सेकंड की चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए 48 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। तो आपको डेट क्या याद रखना है? तो भाई देखिए, क्योंकि कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हो तो पूरी 1 साल का एग्जामिनेशन आता है, और आपने देखा होगा कि कुछ एग्जामिनेशन अब आगे एक्सटेंड हो गए, जो मई के महीने में होते थे, अप्रैल के महीने में होते थे कोविड-19 की वजह से। तो कहीं ना कहीं उनका करंट अफेयर्स तो 1 या 1.5 साल पुराना तो आएगा। तो हमें आज हम आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन देंगे तो आपको लगभग आपको जो है 1 से 1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिस्कशन पीआईबी के रूप में होगा, जो मेन पॉइंट है सरकार की जो ऑथेंटिक जानकारी है, तो उसके रूप में हम यहाँ पर मेन करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। अब 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से लॉन्च किया गया था, और इसकी 48 दिन की यात्रा थी। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर उसके बाद यहां पर देखोगे आप कि हालांकि चंद्रयान सेकंड के अंतिम चरण में भारत के मून लैंडर जो विक्रम से उस समय संपर्क टूट गया जब वह चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था, और यह संपर्क लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर संपर्क टूट चुका था। तो तभी तो मैंने आपको शुरुआती दौर में एक बात आपको बताई कि अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सतह तक पहुंचने वाले जो चंद्रयान वाले देश कौन से हैं, तो अमेरिका है, रशिया है। ठीक है, तो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, और उन तीनों देशों के नाम बताओ कि कौन कौन से देश हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से देश हैं वो जो सतह तक जो अपने चंद्रयान को पहुंचा चुके हैं। तो जल्दी से बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से देश हैं। एक आपका बताओ, क्लियर?
देखिए पर डे क्लास करवाया जाएगा। जो बच्चा ये कह रहा है ना कि सर एक बात बताइए, देख के तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आपसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ बच्चे, अशोक जो मांडिया है, जो अभी मैंने 4 देशों के नाम लिए थे, उन देशों के नाम बताइए। ठीक है, उन देशों के नाम बताइए, वो 4 देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर बच्चे बोलना आसान होता है कि जब पढ़ाया जाता है ना तो हम आपकी हर क्वेरीज का जवाब देते हैं। ये इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो और समझ रहे हो कि, और ऑलरेडी कोई, मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरा कोई 1 या 8 साल का अनुभव है। मैं कम से कम इस इंडस्ट्री में 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं, कितना पढ़ाना होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये हम लोगों को आप लोगों से बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। समझ में आ गए। सिलेक्शन जो हमारा अनुभवी सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, ये नहीं कि नॉलेज, एक बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन अनुभव एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लड़का, जो स्टूडेंट इस बात को कह रहा है ना कि ऐसे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, तो आइए, आपका स्वागत है, आप पढ़ाइए ना। ठीक है, जब यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो उनका जवाब देना इतना आसान नहीं होता बच्चे। हाँ, हाँ। तो सीधा सिंपल सा मैंने आपको चाइना बताया, रसिया बताया और अमेरिका बताया। लेकिन इसके बाद अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल जो है वो, उसने अपना चंद्रयान तो स्टार्ट किया लेकिन वो जो है सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। दूसरी बात, हम भारत की बात करें तो भारत भी जो है चंद्रयान में कामयाबी हुआ था, लेकिन 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या उसका संपर्क टूट गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि पूरे तरीके से जो चंद्रयान है वो किस किस देश के कामयाब हुए हैं, वो चाइना का कामयाब हुआ है, रशिया का और यूएसए का। लेकिन जिनके चंद्रयान सतह तक नहीं पहुंच पाए वो कौन कौन है, वो भारत हो गया और वो इजराइल हो गया। समझे। और ये पूछा जाए कि भाई जब 2019 में चंद्रयान को भेजा गया था तो कौन सा देश था जिसका चंद्रयान क्रैश हो चुका था सतह से पहुंचने से पहले, तो वो था इजराइल, आंसर था। समझ में आ गया। अब ये चीजें तो चलो खैर क्लियर हैं आप लोगों के लिए, ये समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ना तो होता नहीं है, लेकिन क्या है, उन्हें इस तरह की बातें करना जरूरी होता है। बस ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है और हम ही सबसे ज्यादा होशियार हैं। तो बच्चे, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इतने ज्यादा होशियार हो तो भैया सिलेक्शन लेके दिखाओ इस 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, आपकी होशियारी तब देखी जाएगी। यहां पर अब देखिए कौन सा पॉइंट है। इसरो पहले इजराइल की जो निजी कंपनी थी, जो स्पेस एल है, ने अप्रैल 2019 में अपना मून जो मिशन था भेजा था। लेकिन इजराइल का ये यान जो है बेरिसिट, जो चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही क्या हो गया, क्रैश हो गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब पॉइंटों में जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो पॉइंट आप बना लेना, और बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं मौखिक रूप में वैसे ही क्लियर कर दूंगा। एक तो थोड़ा सा इसमें टच स्क्रीन में ये दिक्कत है कि बार बार इस तरह की चीजें करनी पड़ती है ना। अब देखिए यहां पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा था और अब तक केवल अमेरिका, रूस और चाइना ही यह कारनामा कर पाए हैं। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सतह तक पहुंचने के लिए जिन्होंने चंद्रयान को पहुंचाया वो 3 ही देश हैं, वो आपका अमेरिका है, वो आपका रूस है और वो चाइना है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस मिशन। So far only the US, Russia and China have been able to do it, right? उसके बाद अब देखिए चंद्रमा की सतह पर ये कौन सा पॉइंट निकल के आ रहा है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है कि चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि वहां पर क्या है, बर्फ या पानी है या नहीं है, वहां पर कौन सी खनिज संपदा है, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है। तो इन तमाम तरह की चीजों को जांच करने के लिए चंद्रयान सेकंड को भारत के द्वारा भेजा गया था। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कि चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, कि चांद की सतह का नक्शा कैसा है,
खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, और साथ में चंद्रमा के भारी वातावरण यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसका स्कैन करना, और किसी ना किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना। हालांकि जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो वहां पर जैसे चंद्रयान को लेकर अगर पूछा जाए कि भाई आप इस पर कमेंट करिए, तो आपको चंद्रयान के विषय में तो बताना होगा, लेकिन साथ में चंद्रयान का उद्देश्य क्या है, वो क्यों भेजा गया, ये चीजें बतानी जरूरी होती है। तो वहां पर आप ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो कि वहां पर बर्फ या पानी है या नहीं है, वहां पर सतह का नक्शा कैसा है, वहां का एनवायरमेंट यानी कि वातावरण कैसा है। तो ये जो पेलोड लगाए गए हैं, जो हम 13 पेलोड की बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए तो लगाए गए हैं कि ताकि तरह तरह यानी कि अलग अलग चीजों की हम जानकारी ले सकें। तो यहाँ पर चंद्रमा के भारी वातावरण का स्कैन करना, किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना, और साथ में वहां पर जो खनिज संपदा है यानी कि जो मिनरल्स हैं उनकी स्थिति क्या है उसके विषय में बताना। तो आई थिंक ठीक तो दिखाई दे रहा है ना ये। उसके बाद यहाँ पर जो चंद्रयान फर्स्ट की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान सेकंड यान को भेजा गया था। फिर इसके आगे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर चंद्रयान का जो है आपके सामने जो है नक्शा दिया हुआ है कि कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं जब हम चंद्रयान की बात करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो ये पेलोड जो फेरिंग पीएलपी होता है, ये शायद दिखाई दे रहा होगा, कम दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, जो कट रहा है भाई। चलिए खैर, इसको तो खैर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना। उसके बाद है कि इसरो के जो स्पेस क्राफ्ट है, आर्बिटर का जो वजन है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कि इसका जो वजन है वो कितना है, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है कि इसके आर्बिटर का जो वजन है वो कितना है। 3290 किलोग्राम है, और इस 9 में 3 मॉड्यूल बने हुए हैं। इस यान में क्या 3 मॉड्यूल कौन से थे, यानी कि एक तो आर्बिटर है, एक लैंडर है जिसको हमने विक्रम का नाम दिया, और एक रोवर है जिसको हम प्रज्ञान कहते हैं। तो यानी कि ये पॉइंट आपसे क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि इसमें जो इस यान में जो 3 मॉड्यूल थे, जो विशिष्ट हिस्से हैं वो कौन कौन से, एक आर्बिटर का हिस्सा होता है, एक लैंडर का हिस्सा और एक रोवर का हिस्सा है। उसके बाद ये जो है एक्चुअली में जो हमारा चंद्रयान सेकंड था, हमने रसिया एजेंसी के साथ जो है यानी कि रसिया एजेंसी के साथ हमने जो है इसके साथ काम करके हमने इसको भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसरो के साथ किस एजेंसी ने सहयोग किया था इसके बनाने भेजने के लिए। तो रसिया अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है, रोसकॉसमोस है, के प्रतिनिधियों द्वारा चंद्रयान सेकंड परियोजना का साथ काम किया गया। उसके बाद यहां पर ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि चंद्रयान सेकंड को जैसे हम कहते हैं ना किसके द्वारा भेजा गया, जीएसएलवी के द्वारा भेजा गया या पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया। तो ये रॉकेट लॉन्चर होते हैं जिनके द्वारा भेजा जाता है। तो ये किसके द्वारा भेजा गया, जीएसएलवी MK3 के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, चंद्रयान सेकंड को जीएसएलवी MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बड़े होते यानी कि ज्यादा दूरी तक भेजे जाते हैं, या उसके बाद जो ज्यादा वजन होता है उनको हम जीएसएलवी के द्वारा भेजते हैं, और वैसे हम पीएसएलवी के द्वारा जो है जो एक लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, और इसको जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के नाम से हम जानते हैं। तो हालांकि भारत ने इसमें कामयाबी हालांकि पा ली है कि अब वो जीएसएलवी के द्वारा भेजते था, और यह इसरो का ऐसा पहला अंतरिक्ष यानी कि अंतःग्रही मिशन है जिसने इसरो के किसी अन्य खगोलीय पिंड पर रोवर उतारने का प्रयास किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडिया की, कि ऐसा नहीं है कि उपलब्धि नहीं है। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा ध्यान देना, और ये पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखते रहना। अब यहाँ पर देखिए कि 6 पहिए वाला जो रोवर है चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करके मिट्टी व चट्टान के नमूने इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, और इससे चंद्रमा की जो भूपर्पटी है, खनिज पदार्थ हैं और हाइड्रोस्किल और जो जल बर्फ के चिन्ह के बारे में जानकारी मिलने की संभावना थी। लेकिन फॉल्ट से हमारा जो संपर्क है वो चंद्रयान सेकंड के साथ टूट गया जैसे ही चंद्रयान जो है सतह पर उतरने वाला था, तो इसलिए हमें जो है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई।
तो एक तरीके से हमारा मिशन हम कह सकते हैं कि विफल तो रहा, लेकिन हमारी जो विफलता है वो कहीं ना कहीं कामयाबी है कि कम से कम हम जो है चंद्रयान जैसे क्या है चंद्रयान को बनाने में सक्षम है। तो चलो खैर लास्ट टाइम विफल हो गया, अब आने वाले टाइम में जब हम भेजेंगे तो फिर से हमें कामयाबी मिल जाएगी। खैर यार, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट का, हालांकि हम थोड़ा सा चंद्रयान फर्स्ट के विषय में हल्की सी जानकारी लेते हैं कि 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था तो इस तरीके से कक्षाएं होती हैं, इसके ऑर्बिट होती हैं जिनमें इनको सेट करना होता है। तो चंद्रमा की अपनी कक्षा होती है कि चंद्रमा के साथ साथ वो घूमता है तभी तो वो चित्र बनाएगा। तो इसी तरीके से इनको जो है ऑर्बिट में जो है, इनको जो है ऑर्बिट में जो है लेना होता है ताकि उसके साथ जो है, उसके साथ जो है ये चल सके। अब यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला जो चंद्र अभियान है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये चंद्रमा की ओर भेजे जाने वाले भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। लेकिन दूसरी बार कब भेजा हमने? 2019 में 22 जुलाई को भेजा था, राइट। फिर उसके बाद जल्दी खत्म हो जाएगा बच्चे, ज्यादा नहीं है। और यह यान ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान के एक संशोधित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हालांकि जो ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान के द्वारा भेज दिया था, अब जो है GSLV M जो थर्ड के द्वारा भेजा गया, इतना ध्यान रखना। और चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिन का समय लगा था इसमें। और फिर उसके बाद चंद्रयान का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की खोज करना था, पहले वाले का उद्देश्य। हालांकि थोड़ा कंपैरिजन करा दिया है हमने यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि जो ये चंद्रयान मैंने आपसे बताया कि चंद्रयान सेकंड की क्या सिचुएशन रही और चंद्रयान के मामले में भारत का स्थान कितना रहा। तो अब चंद्रयान के विषय में जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो मेरे से क्वेश्चन भी अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। और दूसरी बात, अब आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा। तो आई थिंक मैं देख पा रहा हूं बच्चे आप सभी को। हाँ, वो चंद्रयान पहले 2008 में भेजा गया था, बिल्कुल ठीक है। GSLV। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप सभी को जवाब देना है कि चंद्रयान से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चंद्रयान सेकंड। तो चंद्रयान सेकंड मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है कि दिस मिशन, यानी कि इस मिशन में 13 पेलोड थे और ये चंद्रयान फर्स्ट मिशन का एडवांस वर्जन है। ये स्टेटमेंट पहले आप ये बताइए सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट आप लोगों का सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही या गलत? सभी जवाब दें। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है कि चंद्रयान सेकंड को GSLV M थर्ड से लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट सही या गलत? सभी बच्चे जवाब दें। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि इसको किसके द्वारा, किस रॉकेट लॉन्चर के द्वारा भेजा गया था? GSLV लॉक, यानी कि जो ऐसे GSLV M के थर्ड के द्वारा भेजा गया था, सही या गलत? फिर थर्ड है कि चंद्रयान सेकंड इसरो तथा DRDO का संयुक्त पहल था। तो आपको मैंने बताया कि अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल सही है और पहला पॉइंट भी हमारा सही था, लेकिन थर्ड पॉइंट हमारा गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि चंद्रयान जो सेकंड है, इसरो के साथ किसने सहयोग दिया था? वो रसिया की एजेंसी ने, रसिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जो रोसकोसमोस है उसके साथ पहल किया था, ना कि DRDO के साथ किया था। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देन आंसर क्या बनेगा इसका? तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा, तो आपको एक करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो वैसे भी दे रहा है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसका जो है सी आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा? सी। अच्छा भाई, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। तो मेरा बताने का या कहने का मतलब ये है कि जो तरीका होगा पढ़ाने का, देखिए PIB में वही खबरें आती हैं जो सरकार के द्वारा, जो सरकार जिनको यानी कि प्रसारित करती है, समझे।
तो होता क्या है कि हमारा जो फोकस पीआईबी पे इस वजह से है, हालांकि पीआईबी डेली कोई ना कोई पीआईबी के रूप में खबर आती रहती है, लेकिन जो एक साल का जो करंट अफेयर्स है, एक साल के करंट अफेयर्स में जो मेन मेन खबरें होंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं खबरों पर फोकस किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम जो है पिछले मई से लेकर जो है अब जो पिछला महीना है जून तक का पहले पूरा पीआईबी कराएंगे, और फिर उसके बाद जब ये पीआईबी आपका पूरा एक साल का हो जाएगा तो देन उसके बाद हम जो है फिर पर डे कोई ना कोई पीआईबी के रूप में या 2 दिन में या 3 दिन में एक पीआईबी को लेकर आएंगे, और जो 2 या 3 दिनों में जो खबरें होंगी उसको फिर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए आप सब लोगों के लिए फ्री क्लास है, ठीक है, और देखिए फ्री क्लास है तो फ्री क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहोगे उस तरीके से आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें कुछ चीजें दिखानी भी पड़ती हैं, और जब उनको दिखाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे बोर्ड का हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब ये बताइए कि चंद्रयान के विषय में तो सारी चीजें क्लियर हैं। हाँ, अब डेली होगी, डेली होंगी। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जो जीएसएलवी और जो पीएसएलवी होता है ये लॉन्च व्हीकल होते हैं, इनके द्वारा जो है जो सैटेलाइट होता है वो भेजा जाता है। जैसे एक तो होता है कि पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, तो ये जो है अपडेट होते हैं एक तरीके से। पीएसएलवी के पास उतनी पावर नहीं होती जितनी जीएसएलवी के पास होती है, और देन जीएसएलवी की क्षमता पहले हमारे देश में नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास जीएसएलवी वाली क्षमता हो चुकी है, और हम जो बड़े या जो भारी उपग्रह या सैटेलाइट होते हैं अब हम जीएसएलवी के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। और रसिया कहीं ना कहीं रसिया हमें इस मामले में सहयोग करता है, और कहीं वो टेक्नोलॉजी देने, यानी कि हमने काफी जो अंतरिक्ष से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो रसिया से उठाई है। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको जो है यहाँ जो वीडियो है, वीडियो का नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जो है आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं कि टाइमिंग डेली जो है 1 बजे का टाइमिंग रहेगा, इसी 1 बजे जो है आपकी क्लास रेगुलर वे में होगी, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि कैरियर इनकी जो राकेश यादव पब्लिकेशन जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर डेली एक तो सुबह जो है लगभग 8:30 बजे, मुझे टाइमिंग वो ध्यान नहीं है, या तो 8 बजे या सब सुबह के 8:30 बजे सुमित सर की क्लास आती है, जिसमें वो इस टाइम योजनाओं के विषय में जो जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो खासकर आईएएस में आती हैं, पीसीएस में पूछी जाती हैं या अन्य एग्जामों में भी पूछी जाती हैं, जो भी हमारी पब्लिक वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं या जो योजनाएं हैं उनके विषय में। और दूसरा मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ पीआईबी के रूप में, तो हो सकता है कि 2 दिन जैसे पीआईबी चले, फिर अगले दिन किसी आर्टिकल्स को बता दिया जाए, जैसे कोई समसामयिकी मुद्दा हो सकता है उस पर डिस्कशन किया जाए। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर वे में क्लास होती रहेगी। हालांकि मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, ये क्लास लगभग आधा घंटे की, या देन हो सकता है कि ये जो क्लास है वो जो है 45 मिनट की या 1 घंटे की भी हो सकती है। तो आज मेरा आपके सामने आने का ये कारण था कि आपको थोड़ा सा मैं इससे परिचित करा दूं कि जो हम पीआईबी को जो है करंट अफेयर्स के रूप में ला रहे हैं। तो आज ये पीआईबी के रूप में पहली क्लास थी। हालांकि मैटर तो बहुत है बच्चों, ऐसा नहीं कि मैटर कम है। मैं आपको दिखा देता हूं कि लगभग 1 से 15 मई के बीच में जो मेन इंपोर्टेंट खबरें थी उनको यहाँ पर लिया गया है। जैसे दूसरा पॉइंट भी मैं क्लियर करवा देता हूँ, ये थोड़ा आसान है। जैसे यहाँ पर अगर दूसरी खबर देखोगे तो ये काफी सुर्खियों में रहता है कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो कूड़ा प्रबंधन है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया। और ये इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती जो बनाई गई थी उस पर इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वेस्ट टू वेल्थ के विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका संदर्भ क्या है और इसको क्यों लिया गया है। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि मई 2019 में महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी उसके उपलक्ष्य में आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर बी रामगोपाल राव और केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक जो थे उस टाइम मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने नई दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए सहमति पत्र पर जो मेमोरेंडम होता है उस पर हस्ताक्षर किए। यानी कि मई 2019 टू यानी कि
यानी कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी, डायरेक्टर यानी कि वी राम गोपाल राय, और आईआईटी दिल्ली एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय जो राघवन है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ न्यू दिल्ली, साइन द यानी कि कंसेंट लेटर टू डू। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मेन पॉइंट में इसके क्लियर करवा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। बस ये था कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की जो जयंती पर किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कूड़ा प्रबंधन के लिए विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करेगा, और इसमें क्या होगा कि यह वेस्ट टू वेल्थ मिशन को नवगठित प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो ये वेल्थ मिशन है जिसको हम वेस्ट टू वेल्थ मिशन कह रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ मिशन को जो नवगठित प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार जो परिषद है उसमें इसको जो है PMSTIAC द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। उसके बाद विदित है कि आईआईटी दिल्ली कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में दिल्ली में पहले से ही कार्यरत है और कूड़ा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली प्रशासन के साथ ये काम कर रहा है। अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट तरीके से देख लेते हैं क्योंकि फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध तकनीक का प्रयोग कर पायलट परियोजनाओं की स्थापना कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना है। देन इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहो तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आप इसको PDF के रूप में देख लेना। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि इस परियोजना का उद्देश्य कूड़े से विभिन्न तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर भारत के को कूड़ा मुक्त राष्ट्र बनाना है। और हालकल देखा जाए तो हालांकि सरकार इस पर काफी फोकस भी कर रही है और ये IAS और PCS एग्जाम के लिए जो कूड़ा प्रबंधन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देन उस पर्पज में देखा जाए तो इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत IIT दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होगा और स्वास्थ्य संबंधित दुष्परिणाम इसमें नहीं होंगे। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर PT का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा भी आपने यहाँ PT का क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम है क्या? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसके विषय में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट 10, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कूड़े के प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम से संबंधित है। आप ये बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। और आपको बताना है अब दूसरा स्टेटमेंट कि इस कार्यक्रम के तहत IIT दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है? जल्दी से आप बताइए। देखिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत IIT दिल्ली में वेस्ट टू यानी कि वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। जैसे इंग्लिश में लिखा है अंडर दिस प्रोग्राम ये वेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ठीक है, वेस्ट VAST होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है उसको नवगठित प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ये बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सही कौन कौन सा सही है? आंसर तो नहीं देखा आप लोगों ने? आंसर तो नहीं देखा आप लोगों ने? ये पहला कह रहा है कि ओनली 1 ठीक है, ओनली 1 and 2 ठीक है, 1 and 3 ठीक है, और फिर अगला कह रहा है कि ये आपका जो है कौन सा है आगे? ऑल ऑफ द एबव है। तो आंसर क्या होगा? ये ऑल ऑफ द एबव ही होगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर मेरा जो बताने का मतलब था आप लोगों के सामने वो यही था
कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो वन डे जो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब बड़े एग्जाम आप लोग देते हो तो उसमें एक ही क्वेश्चन में कई टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को निकालते हो तो यानी कि आपकी सोच जो है वो कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, व्यापक सोच होनी चाहिए, एक समग्र जानकारी उसकी होनी चाहिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो मेरा क्लास लेने का, जो आज मेरी पहली क्लास थी, आप लोगों को ये बताना था कि पीआईबी क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो खासकर आईएएस और पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किस तरीके से पीटी में क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो मेंस के बनने के लायक क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप लोगों को पीआईबी के रूप में बता दिया जाएगा, और ये फ्री ऑफ यानी कि आप सभी के लिए फ्री क्लास होगी, और रेगुलर 1 बजे आपके रेगुलर क्लास चलती रहेगी। तो सुबह मॉर्निंग में लगभग 8 या 8:30 बजे भी क्या योजनाओं के रूप में फ्री क्लास आप लोगों को दी जा रही है, और यहाँ पर जो है पीआईबी के रूप में भी आप लोगों को फ्री क्लास मिलेगी, और रेगुलर वे में मंडे टू फ्राइडे चलती रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने आंसर दे दिए हैं, बिल्कुल वेरी गुड, सबने मोस्टली डी आंसर दिया है। ठीक है, सुमित कुमार क्या कह रहे हैं सर? पी देखिए, लोडिंग की बात होती है, एक्चुअली में टेक्नोलॉजी होती है। हमारे भारत के पास पहले ऐसी क्षमताएं नहीं थी कि अधिक लोड वाले हम जो है सैटेलाइट भेज सके। तो पहले आपने देखा होगा कि हम रसिया के थ्रू भेजते थे, या अमेरिका के थ्रू भेजा जाता था, या कोई अंतरिक्ष एजेंसी होती थी उसके थ्रू भेजा जाता था। लेकिन भारत ने जो अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है धीरे धीरे कामयाबी पाई, अपने आप को विकसित किया। तो आज भारत अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी में इतना सक्षम है कि वो अपने ही सैटेलाइट नहीं, अन्य देशों के सैटेलाइट भी वो भेजने में सक्षम है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ये आती है कि जैसे हमने चंद्रयान सेकंड की बात की, तो चंद्रयान सेकंड के साथ जैसे हम अलग अलग क्या है, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग सैटेलाइट को भेजते हैं। तो एक कचरा प्रबंधन, जो अंतरिक्ष में कचरा जो होता है, कचरा प्रबंधन की भी बात आती है। तो जब कोई टॉपिक आएगा तो उसमें अंतरिक्ष में किस तरीके से कचरा प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी देश अपने अपने सैटेलाइट को भेज रहे हैं तो वो नीचे तो आते नहीं है, तो जब वो उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उनको वहीं पर नष्ट कर दिया जाता है, और उनका कचरा जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो ये जो अंतरिक्ष का जो कचरा प्रबंधन क्या है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, और आने वाले भविष्य में उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, जब कोई दूसरा टॉपिक आएगा तो उस पर हम थोड़ा सा आगे जाके फोकस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर ऑफ करता हूँ। रेगुलर